थोड़ा दूर जो खड़े हैं पास आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं या जो लोग जो शो में आते रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नन्हे मुन्ने मम्मी पापा के साथ जो आए हैं, वो जो पहली बार बोलने के लिए कुछ सोच कर आए हैं, उन सब का। खन्ना साहब आ जाइए, अब आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप कम आते हैं, जाइए बैठ जाइए, जाइए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हैं चुपचाप खड़े रहो वरना बहुत जोर से भगाऊंगा तुम्हें। चलो चुपचाप खड़े रहना। एक लाइन आपने आज अक्सर बोलते हैं, धर्म मजहब वाली, वो लाइन जरा फिर से एक बार जरा सा फिर से उसको बोलिए। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो। बहुत बहुत शुक्रिया। तवज्जो चाहूंगा, आपका ध्यान इसी तरफ ले जाना चाहूंगा। हम कहां कितने किस रूप में और कहां तक पहुंच चुके हैं, इसका उदाहरण यह है कि जो हम वर्दी पहनते हैं, उस वर्दी में भी पीछे पीछे कुछ ना कुछ जाति ढूंढते हैं, रिलीजन ढूंढते हैं। कोई हो, मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूं, मैं इसको पार्टी से या किसी चीज से जोड़ के नहीं देख रहा हूं। हम कहां पहुंच चुके हैं इसका अंदाजा लगाइएगा। सिर्फ भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत पाकिस्तान के साथ वो तमाम सारे चीजें वो किनारे रख के मैं जरा ये बात कह रहा हूं आपसे। हम कोई भी शख्स अगर वर्दी पहने हैं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो वो ये शख्स कहे कि आप कौन हैं। लेकिन हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि सामने वाले वर्दी में ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसकी नेम प्लेट दिख जाए, और अगर नेम प्लेट दिख गई और उससे क्लियर नहीं हुआ तो हम इतने लोग यहां तक पहुंचे हैं कि उसको वहां तक ढूंढते हैं जब तक उसकी जात ना पता चल जाए। ये हमारी नैतिकता है और ये इस नैतिकता में खड़े हुए लोग हैं हम। कोई हो, आज मैंने कहा है कोई भी हो, मैंने किसी को कहा नहीं जबान फिसल जाए। क्यों फिसल गई? कैसे फिसल गई जबान? नहीं फिसलनी चाहिए जबान, बिल्कुल नहीं फिसलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले उनको भी जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने माफी मांग ली। उनके लिए चलिए बात अलग, उनके लिए भी बात करूंगा। मैंने कहा कि माफी जिन्होंने मांगी, मुझसे गलती से हुई या मुझसे जबान फिसल गई, वो एक किस्सा। लेकिन जो ये कहे कि अरे ये युद्ध ही जो लड़ा गया वो इन फला, मैं तो कह ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो जबान गूंगी हो जाएगी। ये जो युद्ध लड़ा, ये इन्होंने लड़ा, इन्होंने लड़ा, इन्होंने लड़ा। इन्होंने नहीं लड़ा। इन्होंने क्यों नहीं लड़ा? इन्होंने इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि ये नहीं थे, इसलिए इन्होंने नहीं लड़ा। शर्म नहीं आई? हमें तो आई। आपको नहीं आई हो तो ना आइए, आप बड़े राजनेता हैं, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, आपको वोट लेना है। इस देश पे मैं तो एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, इसकी सत्ता पर काबिज होना है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, यकीनन शर्म आनी चाहिए। मैंने पहली बार फिर से कहा कि जिनसे जबान फिसली, जिन्होंने माफी मांगी, क्यों जबान फिसली? जब देश के लिए बोल रहे हैं तो जबान कैसे फिसल गई? और दूसरी बात, अगर आपने माफी मांगी है तो ठीक है, खड़े होइए सामने, लेकिन मैं आऊंगा हरनाम जी, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। मैं बराबर से बात कह रहा हूं आज। लेकिन जिन्होंने जाति ढूंढते हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा आज। हम इतने हैं कि कौन सा सैनिक युद्ध क्षेत्र में, जरा गौर करिएगा, कौन सा सैनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है, किसकी राइफल, कौन राइफल मैन है, किसकी राइफल से, किसके असॉल्ट गन से कौन सी बुलेट निकली, हम इसकी भी पहचान करते हैं। हम इसकी भी पहचान करते हैं कि ये फला शख्स के ये और ये है इसलिए निकली। तुम नहीं, तुम तो कमजोर हो, तुम तो कमजोर आदमी हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है इस देश में, तुम चले जाओ। ये है, शर्म नहीं आई? शर्म बुखार कहाँ है? आ गया आपको? आ गया हो? शर्म तो जिसको आनी चाहिए उसको तो आई नहीं।
मैं आज आपसे एक बात कहूंगा। कहो। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, जब वहाँ हाँ? चुनाव हुआ करता था। शर्म आ रही है? एक मिनट सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। चुनाव लड़ते थे तो नेताओं के पीछे कौन लड़ता था चुनाव? मैं नहीं लड़ता था। आपने जो नेताओं के पीछे रहते थे वो नारे लगाया करते थे, आप देखा करते थे। उसी तरह और उनको क्या कहते थे भी जानते हैं आप? चिंटू कहते थे, जिसके नेताओं के पीछे टहलते थे, नारा लगाते। ट्रम्प के पीछे नारा लगाते हुए ट्रम्प को वोट दो, ट्रम्प ट्रम्प हाउडी मोदी, उनको क्या कहते हैं? आज उससे भी बदतर हालत हो गई है। आज वो भी नहीं रहने दिया ट्रम्प ने। आज व्यापार की धमकी दे करके, चाहे जिस चीज की धमकी दे करके, आज किस तरह का व्यवहार हिंदुस्तान के लिए साथ किया जा रहा है। इतने देशों की आपने यात्रा। चलो ठीक, तुम्हारा तर्क लिया। एक एक चीज पे चलेंगे ना, आज पन्ना एक ही एक पलटेंगे। तुम्हारा तर्क लिया, हम कह रहे हैं तुम वहां तक पता कर लेना कि जिसने गोली चलाई वो युद्ध क्षेत्र में वो कौन सी जाति का, यहां तक पता कर लेना। मैंने तुम्हारा तो नेचर समझ गया। नहीं अच्छा, अपनी बारी में तुम पहले समझ जाते हो। परेशान क्या है? जब बोले थे तब नहीं डर लग रहा था। जब बोले थे तब नहीं डर लग रहा था। तुम्हारी गलती नहीं है बिन्नू, तुम तो समझदार आदमी हो। गलती तुम्हारे नेताओं की है। तुम्हें धक्का दे देते हैं, खुद बोल देते हैं। शर्म नहीं है? आज की जो गंदी राजनीति है जो शुरू हुई है, ये जो दिखा रहे हैं ऐसी बात मेरा जब वो करते हैं। एग्जैक्टली ये जो आज की देश की और ये जो गंदी राजनीति है, हम ये हैं। हाँ जी, इनके कहने से मोदी गंदा हो जाएगा। देश मोदी को चाहता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आ जाएंगे, उसका भी आ जाएंगे। मुझे मालूम था तुम्हारे पास आज इसका जवाब नहीं है। तो जवाब है तो बताओ, मुझे बताओ। मैं फैज साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। फैज भाई बिल्कुल आप ही के पास हूं मैं जी। मैं सवाल रख देता हूं। तो मुझे ये बताओ कि इस देश में तीन ही लोगों ने चुनाव युद्ध लड़ा, पिछड़ा, मुसलमान, दलित, बस यही लड़े। हाँ, फिर कौन सा बात है? तो क्या सोफिया बहन, हाँ, क्या वो इस देश की नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल है। केवल यह कहकर जान करके कि वो मुस्लिम है, आप लोग इसलिए वार करते हो। शर्म नहीं आती है? जो कह रहा है यही भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम। सेना मोदी जी के कदमों पर औकात है तुम्हारी? देश के सेना को तुम कदम बुलाओगे? अरे शर्म करो, डूब मरो। इससे ज्यादा और कोई शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती है। रुको, मैं एक मिनट, मैं फैज दोनों को दूंगा, दोनों को। एक मिनट को, अब तुम चुप रहना, तुम्हें एक मिनट। मैं फैज आगे आपको बुला रहा हूँ, फैज आपको भी बुला रहा हूँ, दोनों को। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि चुल्लू पर पानी में भी डूब तो नहीं पाओगे? तुम्हें इतना भी नहीं है तुम्हारी शर्म? कहिए ना, एक मिनट रुकिए। हाँ। मुझे लग रहा था कि जब आपने पूरी स्टोरी रखी सामने, जनता के सामने, वो सीधा ये आप कहना चाह रहे थे कि राम गोपाल यादव ने जो नीचता दिखाई है उसके लिए समाजवादी पार्टी कब माफी मांगेगी? लगाम रखिए, खड़े रहिए, दूर खड़े रहिए। शब्दों पर लगाम रखे। हम भी कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। जब आप इतनी बड़ी गिरी हुई हरकत करेंगे, क्योंकि इनकी पहचान है, इनके नेता ने क्या कहा था आपको याद नहीं है? सारी भारत की ये जो जनता आपके सामने खड़ी है वो जानती है कि लड़कों से गलती हो सकती है। इनके नेता जो मुख्य, जिन्होंने पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई, उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो सकती। तो जो पौधा लगाया है वो पौधा बड़ा होके इसी तरह की नीचता तो करेगा जो आपके सामने है। और यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर मंडल, हर जिले में इनके खिलाफ एफआईआर कर रहा है। जब तक अखिलेश यादव आके माफी नहीं मांगेंगे, जनता इनके पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आपने वर्दी को जाति में समेट के आपने जो छोटा कार्य किया है, जो नीचता करी है, वो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आपने बहुत बड़ी गलती करी। मैं रुको, सारे लोग रुको। बहन कहां से आना हुआ? मैं
बिहार की रहने वाली हूँ। मैं एज ए आम नागरिक सपा के वरिष्ठ लीडर से सवाल करना चाहूंगी, कितने बड़े बेशरम है ये लोग कि इनको आर्मी में जाते दिखती है। कितने बड़े बेशरम है। अंदर आके सवाल पूछो, तुम अंदर आके सवाल पूछो। अंदर आओ बहन, अंदर आओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ। कितने बड़े बेशरम है ये लोग कि आर्मी में इनको जाती दिखती है। कितने बड़े बेशरम है ये लोग कि भारत युद्ध लड़ रहा था, ना कि सिर्फ मोदी जी लड़ रहे थे। मोदी जी तो देश के प्रधान सेवक है, पूरा भारत युद्ध लड़ रहा था, तब ये भारत से सवाल पूछ रहे थे। हंसो ना, मजाक बनाओ, मजाक बना रहे हो। शर्म आनी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच में प्रधान सेवक, ये सोच के देखिए एक महिला ऑफिसर जिसे कि महिला सशक्तिकरण से लेकर हर चीज के लिए जिसने भारत का परचम लहराया है, उस पर ये लोग सवाल करते हैं। सरेआम ना इनके हर पार्टी के लीडर का ना। बहन अभी पूरा नहीं पढ़ा है, भैया 4 पंक्ति यहाँ बैठे बैठे लिखा हूँ, इनकी ज़हनियत जब से सुन रहा हूँ। शर्म तुमको आती नहीं, वतन की मोहब्बत दिल में समाती नहीं, कितनी गलीज ज़हनियत है तुम्हारी, दिमाग से जाती है कि जाती नहीं। भैया ने जैसे ही कहा कि फलाने विंग कमांडर, तुरंत सामने वाले ने क्या कहा, फलानी जाति का। इसलिए मैंने विंग कमांडर का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि नाम से जाति जोड़ना नहीं चाहता और नाम से धर्म भी नहीं जोड़ना चाहता। इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरा गीत गीता है, मेरी गजल कुरान है। मेरा गीत गीता है, मेरी गजल कुरान है। मेरा तो एक ही मजहब है जो मेरा हिंदुस्तान है। पहली बात मैं भाजपा को एक चीज बता दूं, हम समाजवादी लोग हैं। अरे हो आप परोक्ष रूप से हो, वो तो हर कार्यालय जाके पहले लिस्ट निकालो, मेरा नाम है क्या, नहीं है ना, क्यों बोल रहे हैं भाजपा का? कोई बात नहीं। मैं बता दूं, आजकल हो क्या रहा है, ये मैं फैज साहब, हो क्या रहा है कि जो देश राष्ट्रभक्ति के नजदीक है वो इनको लगता भाजपा है। अब ये तुम्हारी मजबूरी है, ये तुम्हारी मजबूरी है। नहीं हम ये नहीं कहते। प्रोटेस्ट एवरीथिंग यू कैन प्रोटेस्ट। समाजवादी के लोग हैं, हम माफी वीर तो है नहीं कि माफी मांगेंगे, लेकिन एक चीज जरूर। माफी कहाँ मांगोगे? मैं कह रहा हूँ नहीं मांगेंगे, बिल्कुल ना मांगो, क्योंकि हम उस हक और अधिकार की बात कर रहे हैं जो मुसलमान होने के नाते जिनको आपने आतंकवादियों की बहन कह दिया। शर्म तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आई, इनको भी नहीं आई। यही माफी मांग ले कम से कम। जिसने कहा उसको एफआईआर हाई कोर्ट ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोई राहत नहीं है। तुम्हारे नेता ने माफी मांगी या नहीं? आया जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहले कांग्रेस एंड देन द आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं चाहूंगा कि इस वक्त बड़ी संजीदगी का समय था, और आप जो शुरुआत में भी कह रहे थे कि पूरे देश का जो इस वक्त एक धर्म है, एक जाति है, वो है हमारा राष्ट्रवाद, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी एकता, अखंडता। तो अगर जिस व्यक्ति ने किसी धर्म से जोड़कर कर्नल को जोड़ा, जाति सर, और फिर मैं सर धर्म को पहले जोड़ा, पहले धर्म को जोड़ा, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको लताड़ा। पार्टी ने बेशक अभी तक उनको सजा नहीं दी है, लेकिन आज जिस तरीके से कल अगर सपा के किसी एक बड़े लीडर ने भी इस तरीके से जाति से इसको जोड़ा, मैं समझता हूं उससे उनका कद और वो हल्का करने वाली बात है कि जिन कर्नलों ने, जिन अफसरान ने देश की रक्षा की है, देश में वहां पर जाकर पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, अगर उनको जातियों तक या धर्म तक सीमित करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बहादुरी का, उनकी वीरता को हम छोटा करेंगे। ये हमारा कहना है। बस इतना, बिल्कुल कहें, और क्या वरना मैं और कुछ नहीं कहेंगे। जिन्होंने अपमान किया, मैं कहता हूं आप हम मिला दीजिए, जिन्होंने अपमान किया बहन के, कुरैशी के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिसने जाति ढूंढी उसके लिए पानी चुल्लू भर का इंतजाम करो। प्रतीक जी, क्या बढ़ के क्या आ रहे? तो कौन कहां तक बचाओगे? कितना बचाओगे? कितना बचाओगे? कहां तक बचाओगे? आपने लिए भाजपा की। आइए आगे आइए। सर, मैं समाजवादी ये सर हैं, इनसे समाजवादी के सर से पूछिए कि समाजवाद का मतलब क्या, ये बता सकते हैं सर? समभाव, सबको एक दृष्टि से, लोहिया जी के हिसाब से तो यही। ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जहाँ बाप दादा भाई सब मिलके वो एक ही पार्टी चला रहे हैं, वो समाजवाद है। इनसे पूछना चाहूंगा, क्या उसे ही समाजवाद कहा जाता है? अभी तुम ये कहेंगे कि ये बताओ राजनाथ जी के बेटे का नाम क्या, तुरंत बताना शुरू करेंगे, ये तुरंत पूछेंगे। ये आ रहा हूं। तुम जब तक माफी नहीं मांगोगे,
माफी मांगोगे, माफी मांगोगे, माफी मांगोगे, माफी मांग लो। हैं? जो रामगोपाल यादव जी से इतनी हिम्मत है, अखिलेश यादव जी से कह सकते हैं कि माफी मांग लो, वो नहीं कह सकते ना, उन्हें इतनी हिम्मत नहीं है। आज हम अपने जवानों के शौर्य, साहस, बहादुरी पे चर्चा करना चाहिए था। आज जो बात आई है सामने कि आने वाली जो जनरेशन है वो शोध करेगी कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया, घुटनों के बल पे पाकिस्तान को ला दिया। ये शोध का विषय होगा आने वाले जनरेशन। बहुत अच्छी बात कही आपने जिलानी भाई। आने वाली जनरेशन में ये लिखा जाएगा जब दो मुल्कों के बीच भीषण युद्ध हुआ, ऐसा 50 सालों में युद्ध नहीं हुआ, भीषण एक्सचेंज ऑफ रॉकेट मिसाइल्स। मैं आ गया, जब भीषण युद्ध हुआ तो कुछ लोग बैठ के जाति देख रहे थे कि रॉकेट, इस वाले रॉकेट की जाति कौन सी है और इस मिसाइल की जाति कौन सी है। आ रहा हूं मैं जी। आप देखिए, एक कहावत है ना हमारे यहाँ कि दिन में तारे दिखा देते हैं, हमने रात में ब्रह्मोस, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, रात में उसने दिन का उजाला कर दिया और पाकिस्तान के 13 एयरबेस को बर्बाद कर दिया। यासिर जिलानी, उस पर कोई संदेह नहीं, यासिर जिलानी, उस पर कोई संदेह नहीं। नसीर रिजवान जी प्लीज। प्रतीक जी, आज की डिबेट में जब आपने शुरुआत की थी तो ये बात कही थी कि आज शर्म आ रही है, और शर्म किन किन पे आ रही है? आपको माफी उनसे भी मांगनी पड़ेगी, उनसे भी माफी चाहिए। बिल्कुल। कैसे जबान फिसल गई हरनाम, जबान फिसल जाएगी सर। वो पूरे भाषण को अगर सुनोगे, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है, उसका माइंडसेट है, और अब तक वो मंत्री बना हुआ है बावजूद हाईकोर्ट की एफआईआर के। तो सबको माफी मांगने से पहले ये देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। देश क्या सवाल पूछ रहा है कि वो 21 आइडेंटिफाइड पॉइंट्स जिसके लिए भारत सरकार ने और सेना ने ये कहा कि उनको हम नेस्तनाबूद करेंगे, पाकिस्तान को मलियामेट करेंगे, ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि 9 को टारगेट करने के बाद 12 छोड़ दिए गए? वो नहीं छोड़ने चाहिए थे। आज पाकिस्तान में हमारे देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था, हम मर जाएंगे लेकिन पीओके को लेकर रहेंगे। हमारे योगी जी ने, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था 6 महीने बाद, तीसरी बार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे। ये राइट टाइम था, ये राइट टाइम था। आज पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ी, उसको घुटने के नीचे लेकर आए थे, और वो 3 दिन और अगर सीज फायर ना होती तो हम लोग जीत कर आते। लेकिन सवाल ये है, मैं सवाल लूंगा, मैं बिल्कुल सवाल लूंगा। मैं आपके किसी बात से मैंने प्रतिरोध नहीं किया, ना मैंने माइक हटाया, क्योंकि माइक में वहीं हटाता हूं जहां मुझे लगता है कि ये गलत है, बहुत गलत है। मैंने बार बार कहा, सबसे पहला सेंटेंस कहा कि जबान कैसे फिसल गई, लेकिन जिसकी जबान फिसली वो इतना शर्मदार आदमी है, उसने कहा मुझसे माफी माफी माफी। पूरी बात सुनिएगा। और जिसने पहली बार कहा था वो तो गैर बहुत ही गलत था। उसने कहा कि मुझसे गलती हुई, मेरे मतलब का अर्थ, लेकिन मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा नो, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। लेकिन कुर्ता पहने कलमदार, तुम बताओ कि तुम डूब के मरोगे कि नहीं? भैया, जब कौन है? कौन चिट्टू? दो बात कहूंगा। जब देश युद्ध लड़ रहा था, हमारे देश की जाबाज सेना अपने प्राणों की बिना परवाह किए सीमा पर लड़ रही थी। किस क्षण कौन सा गोली आएगा, कौन सा बारूद आएगा, हमको नेस्ता नाबूद कर देगा, ये नहीं मालूम था। वो इस देश के लिए लड़ रही थी और ये सब सो रहे थे। इनको रत्ती भर शर्म नहीं आज ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा मौका था। चलो 47 में नहीं आया, 62 में नहीं आया, 65 में नहीं आ गया 65। रुको एक मिनट ब्रजेश, उतावला पर दूर रखा करो अपना। 65 में नहीं आया, 71 में नहीं आया। नासिर साहब आप ही के लिए कहा है। मैं तो केजरीवाल जी को ढूंढ रहा हूं, कहां है आजकल। वो वीडियो में दिखे थे, डांस करते, उसके बाद नहीं दिखे। मैं तो ढूंढ रहा हूं उनको। नासिर साहब थैंक यू सो मच। आप नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं
एक मिनट आप नहीं कह पाएंगे। मैं क्या यासिर जिलानी, नासिर एक जिलानी, आप नहीं कहेंगे कि वो 47 में नहीं आया, 62 में नहीं आया, 65 में नहीं आया, 72 में नहीं आया, रुको। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं आया। हमने 2 टुकड़े किए, हमारी सेना बहादुरी से लड़ी, हमारी सेना बहादुरी से लड़ी, हमारी सेना बहादुर थी। जिसने मारा पाकिस्तान को 62 में, चाइना को, वो मेरी सेना थी। लेकिन जो जाति ढूंढ रहे हैं, जो सेना में जाति ढूंढ रहे हैं, वो गलत है। जाति ढूंढेंगे कि मुसलमान? भैया आप आज हमारे देश मुसलमान, ये फला जाति। भैया अब आज हमारे देश आप लगाइए भैया आज हमारे देश के कानून की कसौटी को कसा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है कि नहीं? अगर मैंने ये बात बोली, अगर मैंने ये बात बोली होती, एक मिनट, प्रोफेसर राम गोपाल यादव उच्च सदन के हैं, और उच्च सदन में कौन जाता है? तुम्हारे घर के हैं। चुप। उच्च सदन और निम्न सदन में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। उसमें इंटेलेक्चुअल लोग जाते हैं, और बात इतनी मूर्खता की इनके ऊपर तत्काल SC/ST एक्ट में FIR दर्ज होना और गिरफ्तार होने चाहिए। अगर मैं ये बोल देता तो मैं तो अगले दिन जेल में होता। ये SC/ST एक्ट केवल आम लोगों के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है। ये जवाब देना होगा, सबको देना होगा। वो ये कहते हैं कि ये तीन ही लोगों ने युद्ध लड़ा, एक मुसलमान, दूसरा जाटो और तीसरा यादव। अगर किसी के पास जवाब हो तो बताएं मुझे। भाग जाओ, ने तो भी बता रहा 2 मिनट में। क्या भारत की जीत नहीं हुई? मैंने बार आपको कहा, हमारी पूर्ण जीत जब हम पीओके को लेकर के अपने साथ मिला लिए होते, जब हम पाकिस्तान का टुकड़े करके उसकी औकात दिखा लिए होते। अभी तो मैंने उसका जबड़ा तोड़ा था, लेकिन जबड़ा तोड़ करके अलग अलग करने का मौका मोदी जी ने नहीं दिया। हमारे देश की सेना के अंदर वो जुनून था, वो हिम्मत था, वो बहादुरी है जो दिखाया है। आपने क्यों रोका? भैया मैं धीरे से सवाल पूछा, नाराज ना हो। नहीं आप पूछिए। मैं बिल्कुल पूछूंगा। भैया अखिलेश ये कह रहे हैं कि हमने जबड़ा चीर दिया है, अभी छाती बाकी है, और यही तो सरकार भी कह रही है कि रुको मेरी बात। वो कह रही है ऑपरेशन जो है ब्रेक है, अल्प विराम नहीं। और अब सुनो तुम बात, जीत जश्न का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा गया कि आपने सीज का जश्न बनाया हो। तुम्हारे हिसाब से हमने जबड़ा चीरा है, तो जबड़ा चीरने भर का जश्न तो मना सकते हैं कि नहीं? तो सांप को छोड़ा क्यों है? सांप को फिर फट फैलाने के लिए छोड़ा? अरे एक चुटकी सिंदूर का तुम कीमत क्या जानो? मेरे हम कहते हो कि सिंदूर की कीमत, हम कहते हैं सिंदूर की कीमत जब होता, हमारी माँ बहने उस समय आपको धन्यवाद दी रही होती। जब पाकिस्तान करा रहा होता, जश्न नहीं मना रहा होता, वो करा रहा होता, रो रहा होता। हम तो बहादुर हैं। हम अच्छा सुनो, एक मिनट। अभी क्या कर रहा है? जबड़ा जब चीरा तो क्या कर रहा है फिर? अच्छा, तुम्हारा जबड़ा चीर दें ऐसे हम, तो तुम क्या करोगे? अभी वो जिंदा है ना? नहीं, जिंदा तो है, जिंदा तो है। मैं तो लाहौर भी कब्जा कर लिए थे, अब तो सेना लेके घुस हम नहीं किए ना, हम नहीं किए ना। बहुत सारे चैनल थे, उसमें चलेंगे क्या प्लाटिंग कर रही है? अभी तो बता दीजिए। हाँ, यही मैं जानना चाहता था कि प्लाटिंग करने कहाँ चले गए थे लाहौर में। अखिलेश भैया कहते हैं जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न बनाया जा रहा है। बीजेपी धोखा देना चाहती है, भ्रमित करना चाहती है। इनके कार्यकर्ता कहते हैं हमने जबड़ा चीरा है, वो कह रहे ना, कुछ नहीं। अब मैं आता हूं,
कि जो ये कह रहे हैं जबड़ा, उसका हम आपको एक खेल बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का एक बहुत बड़ा पेपर है, अमेरिका से पब्लिश होता है और बड़ा प्रतिष्ठित है। अब इन्नू भैया पास आओ, मेरे पास आओ। आज हल्के ही हल्का, तबीयत ठीक नहीं मेरी आज। तुम्हारी ठीक है ना? तो जबड़ा चीरा गया है ना। उसने कहा कि पाकिस्तान पर भारत को क्लियर एज, स्पष्ट बढ़त मिली है। मैं नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि स्पष्ट बढ़त मिली है। अब तुम ये बताओ, या तो न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है या अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? पूछ रहे हैं, ये तो बताओ ट्रंप झूठ बोल रहा है कि मोदी जी? ये है खेल, तमाशा। आप अपने देश में रहकर, अपने जगह पे रहकर जश्न नहीं मना सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि सीज का जश्न नहीं मनाया जाता। ये तो हमारी जीती ही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का बयान है जी। इसके नेता जब आतंकवादी जेल में होते हैं तो उस आतंकवादी को निकालने के लिए पूरी कोशिश कर देते हैं और निकाल देते हैं। जब हाई कोर्ट आता है तब वापस उस आतंकवादियों पे केस चलता है। इस नेता की तो प्रकृति ये है। उसके बाद इसका वोट बैंक है, जिसके कारण ये खून के आंसू लो रहा है। पूरे देश की दुनिया, यही न्यूयॉर्क टाइम्स, यही अरविंद केजरीवाल, उसमें अपना आर्टिकल छपवा के कहते हैं। क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? मैं बताऊं, खड़ो खड़ो खड़ो, क्या गलत बोला? क्या बोल रहे हैं? क्या? एक मिनट, इसके क्या होता है? इसके क्या होता है? रुको 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 रुको, इसके क्या होता है? इसके क्या होता है? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं रुको, तुमने इसके बोला और ये इसके विस्के नहीं। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, रुको रुको, सर्वेश 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 बढ़िए, जबड़ा चीर देना चाहिए। मैं चीर दूंगा। पाठक जी, पाठक जी, पाठक जी, एक मिनट। देश के गद्दार है ये, देश के साथ धोखा कर रहे हैं। पकड़ा गया क्या? पकड़ा गया? तुमने क्या शब्द बोला था? उसको जिस बात की लेके ये लड़ाई हो रही है, दरभंगा में राहुल गांधी जा करके बोले हैं कि नरेंद्र मोदी तुमको, उसको मैंने ये बोला जनगणना कराओ, ये कराओ, वो जा करके देश, जिसकी थाली में छेद होता है ना, वो दूसरा नहीं बोलता है। ऐसा तो चुपचाप बैठिए, अभी मैं आऊंगा। आप देश के प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं, आपको पता है? उसको हमने कहा कि तुमको, ये राहुल गांधी ने बोला कि तुमको जाति की जनगणना करानी पड़ेगी। उसको क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को? ये क्या भारत का सम्मान करेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते? वो क्या सम्मान करेंगे? ये जनता देख रही है। जाति की जनगणना की बात करते हैं आप। नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहस शुरू हुई है। मुद्दा वही रहेगा, मुद्दा वही है घूम फिर के। आप कहते हैं कि जीत का जश्न होता है, तो इसका मतलब भारत हार गया। ये देश का विरोध कर रहे हैं, मोदी का विरोध करते करते ये देश का विरोध कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा से विरोध हो रहा है इनका। ये लोग देश में होकर गद्दार लोग हैं। ये गद्दार लोग हैं, समाजवादी पार्टी। ये हिंदुस्तान के असली गद्दार लोग हैं। ये इन जैसे गद्दारों को निकालो हिंदुस्तान। एक मिनट, वन बाय सर, डिसिप्लिन, एक मिनट। जो कानपुर में शोक नहीं मना पाए सैनिकों के प्रति, ये जश्न मना पाएंगे? इनके अंदर वो ताकत है। हमारे देश के जवान हमारी मांग के, माताओं बहनों के मांग के सिंदूर को, उनका बदला लेने के लिए मैदान में थे, और आपके नेता सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरा क्या रिश्ता है उन लोगों से? अरे आप अपने आप में देखिए और सोचिए, आप जश्न नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के गौरव की बात है, हमारे देश के मान की बात है, सम्मान की बात है। और ट्रंप क्या, कोई भी आ जाए बाजार में,
नहीं आएंगे। बैठो बैठो वहां पे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि ये जीत है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। नहीं रुकिए, ऐसे कैसे नहीं आएंगे? मेरा मन नहीं आएंगे, झूठ बोलोगे तुम जो। अभी तो मुद्दा एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना, जब हो जाएगा तब आएंगे। बैठो, कुर्ता मालूम है मुझे तुम्हारा कुर्ता बड़ा चमक रहा है, बैठो। विदेशी मीडिया, मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा, मैं आ रहा हूं। विदेशी मीडिया लिखता है कि सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से पाकिस्तान पर भारत को क्लियरेज स्पष्ट बढ़त थी। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों एयरबेस को निशाना बनाने में भारत को स्पष्ट बढ़त थी। ये कहते हैं कि जश्न नहीं मना पाना चाहिए, जश्न नहीं मनाना चाहिए। जश्न क्यों मनाओगे? दुनिया में कहीं नहीं देखा गया कि जश्न मनाए सीज फायर पे जश्न। तो हम, इसका मतलब यह हुआ या तो हम गलत हैं, आपके हिसाब से हम लोग गलत हैं, और हमने घुटने टेक दिए आपके हिसाब से। तो आपके तो नेता कह ही रहे थे कि घुटने टेक दिए। जी, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में मोदी जी जैसा नेता हमें मिला है। और आज से पहले, मोदी जी के पहले हमारे नेताओं का सबका अपना पर्सनल एजेंडा होता था, लेकिन ये पहले ऐसे नेता हैं कि इनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। इनका जो भी एजेंडा है वो सिर्फ राष्ट्र का है। ये इतने दूरदर्शी हैं, ये कोई भी कार्य करते हैं समझ के करते हैं। अगर इन्होंने सीज फायर किया है। भाई साहब एक बात बताएं, मुझे आपका नाम नहीं मालूम, आपका नाम क्या है? प्रमोद अग्रवाल। अग्रवाल जी क्या काम करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। अरे कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, मुझसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन उनसे घबराने की बात जरूर है, क्योंकि आप तो मोदी की बात कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल गलत आदमी हैं। ये मन से जानते हैं। अब मैं अगली बात दे रहा हूं, मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं अपनी बात कह के। ये दिल से जानते हैं कि क्या हुआ। जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ये जानते हैं क्या हुआ। ये जानते हैं कि वहां की हवाई पट्टी पे क्या हुआ। वहां कोई नहीं उतर पाया, लेकिन ये कैसे कह दें, ये कैसे कह दें? 15 साल तो हो गए इनको, कहीं ऐसा ना हो मोदी अगले 15 साल और आ जाए। ये है। अरे चुप्पे रहो मीडिया, देश का विरोध करते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? कांग्रेस मैं अरे हाँ लाहौर पे, हाँ लाहौर कांग्रेस वही हुआ था लाहौर तक, है बिल्कुल हुआ था। लाहौर पे कब्जा किया था कांग्रेस ने। वही कांग्रेस जो मध्य प्रदेश के चुनाव पे समाजवादी को क्या कह रही थी, क्या कह रही थी? हाँ? चालू और चिरकुट, चालू और चिरकुट। जी मैं आया, मैं लो आऊंगा, दूंगा चांस, पानी पियो। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश की मीडिया ने विदेश की मीडिया को सामने रखते हुए अपनी बात रखी, क्योंकि तुम हमारी बात तो मानने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सारी की सारी मीडिया उधर है। तो जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, प्रधानमंत्री की सुनते नहीं, ट्रम्प की बात मानेंगे, ये ट्रम्प की बात मानेंगे, लेकिन वहां का लिखा हुआ नहीं मानेंगे। ये है इनका चेहरा। तो इन्होंने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, इन्होंने कहा नहीं छपा, इसलिए तुम मान लो। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक चीज आज से 6 महीने 1 साल पहले और छपी थी। मोदी जी के एक मित्र पर चार्जशीट हुआ था, इसी मंच पर मैंने कहा था, और आप प्रतीक त्रिवेदी जी ने ही कहा था कि प्रभात विदेशी मीडिया की बात को लेकर के देश में। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आइए तुम ही झूठ बोलते हैं। अभी तुमको उसको बात चल रही थी। इस देश में एक व्यक्ति है, इस देश में एक व्यक्ति है जिनसे सुना करते थे हम लोग कि हमारी बात ट्रंप से तू तराक में होती है, तू तराक, तुमको उसको से बड़ी बात। आज वो ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम करके हमारे देश की संप्रभुता को चुनौती देता फिर रहा है, और वाणिज्य मंत्री वाशिंगटन डीसी में बैठा है, और यहां ट्रंप कह रहा है कि व्यापार नहीं करेंगे, ऐसी धमकी दी। अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े, पूरा देश आपके साथ खड़ा, देश की संप्रभुता का मुद्दा है। आप एक बार बोलिए, प्रधानमंत्री जी एक बार बोलिए, ये ट्रंप
मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुका है। ये जो बोल रहा है इसकी बातों में कोई दम नहीं है। हम अपने बदौलत, भारत के सैनिकों की बदौलत पाकिस्तान घुटनों पे आया और आकर के माफी मांगी। लेकिन दिनकर की वो पंक्ति याद आती है। कविता बाद में सुनेंगे दिनकर की, कविता बाद में सुनेंगे दिनकर की। वहां बैठो। दिनकर जी ने नेहरू जी को भी कहा है, वहां बैठो। कविता बाद में सुनेगा। नहीं नहीं अभी नहीं नो। दिनकर जी की बात बढ़ाने तो आगे, दिनकर जी की बात बाद में सुनेंगे। दिनकर जी ने जो नेहरू जी को कहा वो भी सुनेंगे। देखिए प्रतीक जी, आज जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, आज 22 तारीख के बाद और हमारी भारतीय सेना के पराक्रम और साहस के अधीन जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को हमने जो सबक सिखाया है, और जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र और सपा के मित्र जिस तरीके से कह रहे थे, आज देश की 140 करोड़ जनता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आंख की तरफ आंख पे टकटकी लगाए बैठी हुई है कि ये बार बार भारत सरकार और भारत सरकार के प्रशासनिक और सेना के अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये पूर्ण विराम नहीं है, ये अल्प विराम है। ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने जवाब, देखिए पकड़ा गया क्या? बिल्कुल, मैंने एक को निकाला, दूसरा भी जाएगा, मैं बता दिया हूं तुमसे। प्रतीक जी, मैं इनको और एक बात बताना चाहता हूं। मैं अपने कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे। हमारे सरकारी पदाधिकारी विशेष सचिव ने यह कहा कि हमारे बीच और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, वो युद्ध में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। हिंदुस्तान को मध्यस्थता की पाकिस्तान में एलओसी की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान आज इस स्थिति में मौजूद है कि अपनी लड़ाई अपना लड़ना जानता है और किसी भी देश को जवाब देना जानता है और जवाब देकर रहेगा। उसके बावजूद हमारे मित्र जिस तरीके से ट्रंप की बात कर रहे हैं, आज देश 5वें से 4थे स्थान पर है आर्थिक स्थिति में। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से 6 तारीख को भारत 4थे स्थान पर आता है और 7 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं हम, और ऑपरेशन सिंदूर की अपनी बहनों माताओं का सिंदूर की कीमत चुकाने का काम हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में होता है। सवाल ये है कि हमने किसी पाकिस्तानी रिहायशी इलाके में बम नहीं गिराया, हमने किसी सैन्य ठिकाने पे नहीं गिराया। और ये दर्द किसे है जो ये कह रहे हैं कि जश्न क्यों मना रहे हो? ये इसलिए कह रहे हैं कि हमने जो बम गिराया वो आतंकवादियों पे गिराया। तो ये सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि तुमने आतंकवादियों को क्यों मार दिया? आ जाएंगे, तुम्हें दे देंगे। मैं तुम्हें दे दूंगा। न्यूयॉर्क टाइम्स तो दूर की बात है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान की धूल चटाया है। आतंकवादी ठिकाने से लेकर के उनके जितने भी एयरबेस थे हमने हमको क्या जश्न मनाने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल क्या अधिकार नहीं है? उसको हमने नब्त नाबूद किया है। क्या अधिकार नहीं है? सवाल क्या है प्रतीक भाई? एक चीज बड़ा ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग हैं। जब अगर ट्रंप आज 78 साल के इतिहास में हिंदुस्तान का अपमान पहली बार विदेशी ताकत कर रहा है, वो ट्रंप कर रहा है। हम तो ट्रंप को कुछ नहीं मानते। ठीक है, तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो बोल क्यों रहे हो? मानते। अब तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो ले लीजिए, मानता कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी मानते हैं। हाउडी मोदी करते हैं, हाउडी ट्रंप करते हैं, नमस्ते ट्रंप करते हैं। 2 बार देश को संबोधन करते हैं, 2 बार। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शमशान और कब्रिस्तान पर रहता। लेकिन जब युद्ध हो रहा था, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, 140 करोड़ लोग एक होकर के सेना के साथ खड़े थे, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े थे। लेकिन क्या हुआ? वो ट्रंप की इतनी औकात होती है, इतनी हैसियत होती है, वो 5 मिनट पहले आकर के बोलते हैं सीज फायर करा दिए। उसकी क्या हिम्मत है? प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों के बीच में आए, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ट्रंप दिवालियापन है, वो पूरी तरीके से पागल हो? क्यों नहीं बोल रहे हैं? राइट। वंदे भारत माता की। देखिए भाई साहब, यहाँ तक हाथ नहीं जाता, यहाँ तक जाता पूरा, और पूरे यहाँ से अल्फाज आते हैं भारत माता की। मोहम्मद सलाम साहब, आज आपका नंबर नहीं आया और वो बातचीत ज्यादा तेज चल रही थी। कोई बात नहीं, आराम से बैठिए, वो अपना कोई ऐसा तो जल्दी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पिछले 3-4 दिन से श्रीनगर से लगातार आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो गया इनका? मोहम्मद रयान।
मोहम्मद रियान साहब श्रीनगर से आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। आज तो इनके लिए फरमाइशी जो गाना था इनका वो मैंने ब्रेक में बजाया। कैसे हैं हुजूर? ठीक हूँ, ऐसे ही रहना है। बहुत अच्छी बात है। श्रीनगर से वो आज मोहम्मद रियान साहब यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ जो लोग आए हैं वो भी थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जो था वो यहाँ से शुरू हुआ था कि हम कितने छिद्रा, यहाँ से नहीं शुरू हुआ, यहीं से था। बड़े जबरदस्त आदमी। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। हमने कहा आज का मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ? तो बोला यहाँ से शुरू हुआ था, ये समाजवादी से शुरू हुआ था। दीपक क्या काम करते हो? लेबरी का काम करते हैं, मजदूर हैं, लेबरी का काम करते हैं। लेकिन मुद्दा मालूम है देश में कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ से शुरू हुआ था, समाजवादी से। हम छिद्रान्वेषी हैं, इतने ज्यादा हैं कि हम ये देखने लगते हैं कि जो मिसाइल दागा या जो हमने गोली चलाई या बुलेट चलाया वो किसने चलाया, विरोधी के खिलाफ जो मारा तो किसने मारा, ये हम देखते हैं। हम आज बहस का हिस्सा यहाँ से शुरू करे थे। हरनाम को बहुत कम बोलने का मौका मिला, हरनाम को पहले देंगे, उसके बाद फैज को दूंगा। जी हरनाम जी। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस देश की एकता अखंडता के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है और जब जब देश पे कोई किसी भी प्रकार की विपदा है तो उस वक्त पूरे देश को इकट्ठा 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए। हमारी पार्टी ने क्लियर कट स्टैंड लिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि हम सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, सरकार की। लेकिन आपने भी लगाया लेकिन नहीं, लेकिन मैं बता वही कह रहा हूँ। लेकिन जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो इसे धर्म में बांटता हो, जो जाति में बांटता हो, इससे उसको बचना चाहिए, इससे परहेज गुरेज करना चाहिए। ये हमारा क्या बात है? इनके नेता अभी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और प्रवक्ता कर रहे हैं कि जाति में तो बांटता है। अरे भैया, तुम कहाँ ले जा रहे हो यार? जाति का मैं सोच रहा था तुम्हारी बात पे ताली बजा तो मैंने इसको लगाया। अब आप देख लीजिए मानसिकता। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि देश की एकता अखंडता के लिए इसको इतना स्तर नीचे ना गिराया जाए। किसी पार्टी के लोग हों, वो कम से कम हमारे वीर योद्धाओं को, सैनिकों को कहीं ना कहीं जाति और धर्म के चश्मे से ना देखें। राइट। ये समाजवादी के पार्टी की तरफ इशारा था, मतलब आप समझा होगा आपने। तो फिर इनके जो नेता बार बार सवाल उठा रहे थे, इनके जो एक्स पे इनके संदेश आ रहे हैं सवाल के लगातार, उनको आप क्या कहेंगे? सुप्रिया श्रीनेट को क्या कहेंगे? पवन खेड़ा को क्या कहेंगे? जब आपके जयराम रमेश से पूछा गया तुर्की के बारे में, मतलब ये कह रहे कि रामगोपाल यादव जी ने जब पूछा, आपने तो कह दिया रामगोपाल यादव जी ने पूछा तो प्रियंका जी का क्यों नहीं आया एक्स पर? ये सीधा सा बात। माइक का खेल कभी इधर, कभी पवन खेड़ा इधर, कभी जयराम रमेश इधर, कंफ्यूजन पैदा मत। लेकिन पवन जी ने संभाला। अच्छा, पवन जी ने संभाला। भारत के साथ खड़े होने की जरूरत है और भारत, पवन जी का एक्सपीरियंस काम आया, इसमें तो राय नहीं है। हाँ, जो भारत के साथ खड़ा नहीं होगा उसको भारत की जनता उखाड़ फेंकेगी। जी जनाब अली फैज साहब। पाकिस्तान बना था धर्म के आधार पर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसलिए यूसुफ योहाना को कप्तान बनना था तो ईसाई धर्म छोड़कर मुसलमान बनना पड़ा। हमारे यहाँ मोहम्मद अजहरुद्दीन को धर्म नहीं बदलना पड़ा। ये देश में संविधान में कहीं भी, अरे जनाब वो कहते हैं कि हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान, अपने ही मुल्क को गाली देते हैं। उन्हीं के देश में हिंदू जो है उन्हीं को गाली देते हैं वो। तो उनके देश में जो हिंदू है वो क्या है? बिल्कुल हिंदुओं की संख्या लगभग वहां पर खत्म हो गई है। हिंदू दानिश कनेरिया के साथ बैठकर वो लोग खाना नहीं खाते। मैं ये बताना चाहता हूं, उन्होंने धर्म के आधार पर देश बनाया था, लेकिन भारत जाति के आधार पर नहीं बना है, भारत किसी समुदाय के आधार पर नहीं बना है। एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा बात को। देश का संविधान कहता है नो जाति नो धर्म। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं।